गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग मुग़ल राजत्व सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा मुग़ल राजत्व सिद्धांत का पहला लेक्चर सीरीज होगा। इसके पहले हम लोगों ने तुर्की राजत्व सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मुग़ल राजवंश की या साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया इन 1526 एडी। और उस समय अफ़गान डायनेस्टी का शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर। और जब उसका अंत हुआ और बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित की, तो बाबर मुग़ल ज़रूर था, लेकिन उसके ब्लड में, उसके रक्त में दो प्रकार के वंशजों का रक्त प्रवाहित था। वह अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की तरफ से तैमूर का वंशज था। उसका पिता चगताई तुर्क था और उसकी माँ कुतुब निगार खां का भाई चंगेज़ खां मंगोल था। तो यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि उसके राजत्व सिद्धांत पर, उसकी किंगशिप थ्योरी पर तुर्क और मंगोल दोनों ही राजत्व सिद्धांत का प्रभाव पड़ना निश्चित था। तो दो कार्यकाल है, एक भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद का कार्यकाल बाबर का, और उसके पहले जब वह मध्य एशिया में फरगना, समरकंद, काबुल, गजनी, कंधार एक्सेट्रा जगहों का जब वह शासक रहता है, उस समय का भी उसका राजत्व सिद्धांत था और उसका भी कंटिन्यूएशन भारत में हमें दिखाई पड़ता है। मूलतः अगर यदि देखा जाए तो बाबर बादशाह की सर्वोच्चता में विश्वास करता था और उसने जो तुर्की जो शासक थे, जिन्होंने सुल्तान का पद ग्रहण किया था, बाबर ने उससे इतर बादशाह का पद धारण किया था 1507 में। बादशाह का मतलब होता है ऐसा राजा जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। पाद मतलब होता है पद, और शाह मतलब पाद मतलब होता है आपका पद होता है। पद का मतलब होता है अस्थाई, और शाह का मतलब होता है स्वामी, अर्थात अस्थाई स्वामी। शासक जो है वह क्या है? वह अस्थाई स्वामी है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ही बिलीव्ड इन डिवाइन थियरी एंड जिले इलाही आल्सो, मतलब वह ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामती खुदाई जैसी अवधारणा में विश्वास करता था। और उसने जो सुल्तान की सर्वोच्चता और यह बताया कि सुल्तान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रभु है और वह योग्य है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, वह ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है ना, कि राजत्व तो ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है। किंगशिप इज ट्रेजर ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये सारी चीज़ें उसके द्वारा कही जा रही हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं ये कारण था कि वह टर्की के सुल्तान से, जो फारस के शाह थे या जो उज़्बेक के शासक थे, उनकी तुलना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता था। तो और दूसरी तरफ वह खलीफा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है। वह अपने आप को खलीफा से ऊपर मानता है, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, ईश्वर का प्रतिबिंब मानता है उसका। लेकिन सिक्कों पर
प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अंकित करने की जो परंपरा थी उसको उसने जारी रखा था। लेकिन साथ ही साथ उसका यह भी मानना था कि शासन कार्य में उल्मा का काम होता है धर्म की व्याख्या करना। राजनीति और धर्म जो है दो पृथक विषय हैं। रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। और उसका ये कहना था कि इस कारण से धर्म का प्रभाव, धर्म को हस्तक्षेप राजनीति पर नहीं होना चाहिए। शासक का काम है शासन करना, और जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, जो उल्मा है, जो काजी हैं, उनका काम है शरीयत की व्याख्या करना, धर्म की व्याख्या करना। तो लेकिन वह कहता है कि बादशाह ने इसके बाद बाबर के राजत्व सिद्धांत के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो कुछ भी उसने हुमायूं से कहा उसके आधार पर एक अवधारणा ये बनती है, जैसे वह हुमायूं से वो कहता है कि बादशाही से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजा ईश्वर की कृपा का कोष है और उसके प्रत्येक शब्द कार्य की प्रशंसा जनता नकल करती है, इसलिए उसे उसका काम बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और अपने पुत्र हुमायूं को यह संदेश देता है कि वह अमीरों के साथ मिल करके शासन को संचालित करे। अमीरों को सप्ताह में 2 बार अपने कार्यालय में उपस्थित होकर के उसके बारे में, प्रशासनिक कार्यों के बारे में रिपोर्ट तलब करे। और वह खुद भी अमीरों के साथ बैठता था, बात करता था, खाना खाता था, शिकार करता था, शिकार पे जाता था। तो मित्रवत व्यवहार के पक्षधर था और जनता के कल्याण का पक्षधर था। ही बिलीव्ड इन पब्लिक वेलफेयर। वह जन कल्याण के विकास के बारे में भी साम्राज्य की वह अपनी महत्वाकांक्षी बात को वह स्पष्ट तौर पे क्लियरली लिखता है, कहता है इस बात को कि लेकिन जहाँ तक हुमायूं में साम्राज्य के विभाजन की बात आती है, तो यहाँ पर उसके विचार थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं कि जब वह मध्य एशिया के साम्राज्य पर शासन कर रहा होता है तो वह साम्राज्य विभाजन के पक्ष में नहीं होता है। लेकिन जब वह भारत में शासन कर रहा है तो वह अपने पुत्रों को, हुमायूं को मृत्युशैया पर है, लेकिन वो कहता है कि भाइयों के साथ समान व्यवहार करना और उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करना। वह उसने खुद ही हुमायूं और कामरान को 6 और 5 के रेशियो में साम्राज्य का विभाजन किया हुआ था। तो इसलिए उसकी ये अवधारणा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है कि साम्राज्य विभाजन को लेकर के उसका व्यूज़ क्या था। स्पष्ट है कि भारत में उसका राजत्व सिद्धांत जब लागू किया जा रहा है तो वह साम्राज्य विभाजन के पक्षधर है। वो चाहता है कि भाइयों में समान रूप से विभाजन किया जाए, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन दूसरी बात, वह अपने वंश के गौरव की भी बात करता है। उत्तराधिकार के नियम में विश्वास तो करता ही है, वंश गौरव की भी, वंशावली की भी बात करता है। ही बिलीव्ड इन सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी। वह वंशावली के महत्व पर बल देता है, विश्वास करता है। साथ ही साथ बाबर जो रक्त की शुद्धता है, जो अपने ब्लड की बात करता है, वंश गौरव की बात करता है, उत्तराधिकार की ज्येष्ठता के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश करता है। हालांकि यह सफल नहीं हो सका। आगे चल कर के इसको लेकर के जीवन काल में ही शासकों के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। लेकिन बाबर के जो राजत्व सिद्धांत है उसके बारे में स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि उसका राजत्व सिद्धांत तुर्क मंगोल राजत्व सिद्धांत पर आधारित था, जो ईश्वर के दैवी सिद्धांत पर विश्वास करता था, खलीफा की संप्रभुता को मानता नहीं था, वंश गौरव की वृद्धि चाहता था, वंशानुगत उत्तराधिकार की महत्ता पर बल देता था
धर्म और राजनीति को तो अलग विषय मानता था। अमीरों के सहयोग पर प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने पर बल देता था। ये बाबर का मूलतः राजत्व सिद्धांत था। अब बाबर की डेथ होने के 3 दिन बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि हुमायूं को भले ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जो उसके अपोनेंट थे, विद्रोही, जो विरोधी पक्ष था, वो जैसे निजामुद्दीन जो वजीर थे, वह मेहंदी ख्वाजा जो उसके बहनोई थे, उसको शासक बनाना चाहते थे। पर 3 दिनों के विवाद के बाद अंततः हुमायूं को सत्ता प्राप्त हुई, और हुमायूं का जो राजत्व सिद्धांत था वह मूलतः ईश्वर के दैवी सिद्धांत पर अपने पिता की तरह आधारित था। वह मानता था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामती खुदाई है, जिल्ले इलाही है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर की छाया है, और सुल्तान और बादशाह का पद उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जो योग्य होता है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता है। वह सुल्तान की, बादशाह की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी में विश्वास करता था, न्याय में विश्वास करता था, जनता के कल्याण में विश्वास करता था, और सूर्य को अपना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि दिव्य भव्य जो ईश्वर की जो छाया थी, जो प्रकाश थी, जो किरण पुंज थी, दैवी जो प्रकाश पुंज था, जो आगे चल के अबुल फजल ने फरे इज़्दी दैवी पुंज प्रकाश, डिवाइन लाइट की बात कही है, कि जो ईश्वर से जो लाइट प्रकाश सूर्य निकलती है, वह डायरेक्ट जो है इस बादशाह की अंतरात्मा में एंट्री करती है। इसलिए बादशाह जो कुछ भी कहता है वह अल्लाह के, ईश्वर के आदेश से करता है, इसलिए उसके कथन की, आर्डर की, फरमान की आदर करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हुमायूं कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, उसी तरह से राज्य बादशाहत के चारों ओर घूमती है। इसलिए बादशाह को ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि साम्राज्य का, राज्य का संचालन, प्रजा का विकास आसानी से हो सके। सूर्य में उसकी अगाध आस्था थी। उसके वंशज जो चंगेज खां थे, वो अपने आप को सूर्य का वंशज मानते थे, और ईरान में तो, फारस में तो सूर्य और अग्नि को बहुत ही दिव्य आस्था के रूप में देखा गया है। मानते हैं कि पूरा सूर्य ब्रह्मांड, जो प्रकाश का जो केंद्र है वो सूर्य है। सूर्य की रोशनी, प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में आलोकित करे, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। इसलिए प्रकाश में उनकी आस्था थी, और इसी कारण हम देखते हैं आगे चल कर के कि हुमायूं के बाद जब जहांगीर आता है तो उसने भी नूर महल, नूर जहां, नूर बेगम की उपाधि दी अपनी पत्नी को। नूरे अश्व, नूरे गज, जो घोड़े की, जो हाथियों की नामकरण थे, नूर, नूर मतलब होता है प्रकाश, किया गया। यहाँ तक कि हुमायूं जब बंगाल प्रवास गया था, वहाँ पर रह रहा था, तो अपने जो राजमुकुट, जो क्राउन था, उसको उस नकाब से ढका रहता था। जब उसका नकाब हटता था तो लोग समझते थे कि प्रकाश अवतरित हो गया है, और उसके प्रति अगाध आस्था, नतमस्तक होकर के उसका अभिवादन किया करते थे। तो इस तरह से हुमायूं का भी ये राजत्व सिद्धांत था, जिसमें वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस किया। लेकिन हुमायूं भले ही अपने पिता के कहने पर अपने भाइयों में साम्राज्य का बराबर विभाजन कर रहा है, लेकिन वह साम्राज्य विभाजन के पक्ष में नहीं था। लेकिन वह एक नई बात जो उसने दिखाई पड़ती है कि वह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में भले ही विश्वास करता था, लेकिन उसका ये मानना था कि राजत्व एक निजी संपत्ति है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर हस्तांतरित, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और
जब शेर शाह सूरी के साथ उसका चौसा और बेलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें उसको जान बचाने की भिस्ती ने मदद करी थी, तो कुछ समय के लिए उसने उसको अपनी बादशाहत दे दी थी। यह एक प्रकार का अनूठा प्रयोग था। और मुगल राजत्व सिद्धांत जो बाबर और हुमायूं के काल में प्रारंभिक स्टेज में था, आगे चल करके हम देखते हैं कि अकबर के काल में वह पूर्णता को प्राप्त होता है। लेकिन अकबर के राजत्व सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, जो अफ़गान शेर शाह इब्राहिम लोदी, जिसकी पानीपत के युद्ध में डेथ हो गई थी और एक प्रकार से लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी फिर बिहार में अफ़गानों को लेकर के संगठित कर रहा था। आगे चल कर शेर शाह सूरी जो बाबर के साथ युद्ध में शामिल हुआ था, और उसने एक बार स्पष्ट तौर पे कहा था, यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मुगलों को इस देश से मैं बाहर निकाल करके दम लूँगा। और यही किया उसने अपने जीवन काल में। उसने हुमायूं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अफ़गानों को साथ लेकर के, और उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। बेलग्राम के युद्ध में फाइनली समाप्त हो गए हुमायूं और देश निवासित कर दिया गया उनको। और शेर शाह सूरी ने भारत में दूसरी बार अफ़गान डायनेस्टी की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी वाज द सेकंड फाउंडर ऑफ अफ़गान डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। और शेर शाह सूरी जो था तुर्क और अफ़गान राजत्व सिद्धांत में विश्वास करता था, अर्थात उसने सत्ता को, शासन को अविभाज्य बताया, है ना। जो क्राउन, उसकी दृष्टि में क्राउन क्या है? अनडिवाइडेड है, अविभाजित है। वह क्या है? सर्वोच्च है। उसकी सुप्रीमेसी, जो सर्वोच्चता है, जो शक्ति है, वह बादशाह के अंदर केंद्रित है, जिसे चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ शेर शाह सूरी ने अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। भले ही उसने मंत्रिपरिषद का गठन किया, लेकिन वह मंत्रिपरिषद केवल सलाहकारी संस्था मात्र थी, एडवाइजरी बन करके रह गई थी। तो शेर शाह सूरी ने तुर्क मंगोल राजत्व तो विश्वास किया, लेकिन साथ साथ अफ़गानों की जो राजत्व सिद्धांत था उसको भी उसने साम्राज्य में लागू करने की कोशिश करी। और उसने उदारता का भी परिचय दिया, जन कल्याण पर भी ध्यान दिया, और ये कोशिश करी कि उसने कि अफ़गानों की जो कबायली परंपरा थी उसको भी बरकरार रखा जाए। अब शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। उसने तो टोटली रिजेक्ट कर दिया अफ़गान जो किंगशिप थियरी थी। ही डिड नॉट बिलीव इन अफ़गान किंगशिप थियरी, ही बिलीव्ड इन टर्की किंगशिप थियरी ओनली। वह केवल तुर्की राजत्व सिद्धांत में विश्वास करता था। अफ़गान राजत्व सिद्धांत को उसने मानने से इनकार कर दिया। और तुर्की राजत्व सिद्धांत में जो निरंकुशता थी, जो कहा जाता था ना, राजत्व क्या है? निरंकुशता का शारीरिक रूप है। किंगशिप इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डेस्पोटिज्म। इस पे उसका ट्रस्ट था, इसमें वह विश्वास करता था। और यही कारण था कि उसने अमीरों को यह आदेश दिया था कि अमीर जो है हाथी रखने और उनके लाल खेमे को प्रयोग करने की अनुमति उसने प्रदान नहीं करी थी। और अमीरों को कहा था कि प्रत्येक सारे अधिकारी जो शुक्रवार को उसके जो चंदवे के नीचे उपस्थित होंगे और उसके मुख्यालय में उसकी जूतियों को, जो उसके शूज थे और जो तर्कस था, उसका अभिवादन करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। तो शेर शाह सूरी के बाद जो इस्लाम शाह था, उसने इस सिद्धांत को कि अफ़गान शासक
ईश्वर का दिया हुआ प्रतिरूप नहीं है, ईश्वर की छाया नहीं है, बल्कि अफगान अमीरों में से ही एक है और सभी अमीर समान हैं, इस अवधारणा को इस्लाम शाह ने परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बाबर के काल से जो राजत्व सिद्धांत की जो परिकल्पना शुरू हुई थी, जो हुमायूं तक एक आकार लेती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन अकबर के समय में आकर के उसका स्वरूप बिल्कुल विस्तृत होता है। बीच में अफगान आ गए थे और इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था। और अब हम जो अगला आपका टॉपिक होगा, जिसमें इसी को कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यूएशन में हम अकबर के स्पेशल रेफरेंस में उसके किंगशिप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो उसका पूर्ण विकास हुआ था अकबर के राजत्व सिद्धांत, अकबर के काल में जो मुगल राजत्व सिद्धांत का जो पूर्ण विकास हुआ था, उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे और फिर उसको कंक्लूजन करते हुए उसको फाइनल टच देंगे। अगर आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए या कैसा लगा, इसकी मेरिट इसकी डीमेरिट क्या है, तो गूगल क्लासरूम पर YouTube के थ्रू यह वीडियो डाउनलोड भी होगा, उस पर भी आप अपने कमेंट, अपना फीडबैक दे सकती हैं। ज़रूर दें, यह अति आवश्यक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।